नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिनव राणा और डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज वन शॉट पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपका एक कंपलसरी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों, हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन भी कराएंगे, इसके PYQ भी कराएंगे, इसके रिवीजन भी कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू। और जिन लोगों को नहीं पता, डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास 10th की इंग्लिश और SST कराई जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसमें शुरू में कुछ रीजनल पार्टीज आती है जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से कई बार आपको एग्ज़ाम में सवाल आता हुआ दिख जाता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। आपको ये ईयर भी याद करने की ज़रूरत है कि किस ईयर में वे इस्टेब्लिश हुई थी। तो अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें दो मेन रीजनल पार्टीज़ हैं जिनका नाम है राष्ट्रीय लोक दल जो कि 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, और समाजवादी पार्टी जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर आ जाते हैं बिहार में जनता दल जो कि 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, लोक जनशक्ति 2000, राष्ट्रीय जनता दल 1998, राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी 2013। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ समझाने का ऐसा खास है नहीं, क्योंकि ये सब आपकी याद करने की चीज़ें हैं। चैप्टर तो अभी हमारा आगे शुरू होगा। पंजाब आम आदमी पार्टी 2012, शिरोमणि अकाली दल 1920, दिल्ली आम आदमी पार्टी 2012, हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल 1977। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स है दोस्तों, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब। इनमें से मैंने देखा कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब दिल्ली वगैरह में से तो कम ही पूछते हैं, पूछ तो उसमें से भी सकता है, लेकिन इनमें से कम ही मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। नागालैंड, सिक्किम, इनमें से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो सिक्किम की जो मेन रीजनल पार्टीज़ हैं वे हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेकंड है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में जो इस्टेब्लिश हुई थी। नागालैंड, ये रहा नागालैंड, नागाज पीपल फ्रंट इसकी मेन रीजनल पार्टी है। तो अब जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसके कहने का मतलब है जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वो पब्लिक पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी विल बी गुड। अगर कम पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी सो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी विल बी बैड। इसके कहने का मतलब ये है, it is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside। ये बहुत ही मुश्किल होगा पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना जब तक उसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स वे होते हैं जो कि उन्हें हम एक साधारण व्यक्ति बोल सकते हैं, जो कि पॉलिटिक्स के लिए एक गुड बिल्कुल रेडी होते हैं और एक गुड पर्सन होते हैं, जिनको पॉलिटिक्स का ज्ञान हो और वे ईमानदारी से काफ़ी निष्ठा से अपना काम करें। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। जो बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है वो एक बेटर पॉलिटिक्स से ही सोल्व हो सकती है। अब जैसे कि कोई बुरी सरकार है, बुरी सरकार को कौन रिप्लेस कर सकती है? जब कोई अच्छी सरकार आए वही तो बुरी सरकार को रिप्लेस कर सकती है। इसी प्रकार जो बैड पॉलिटिक्स है, बैड पॉलिटिक्स सोल्व हो सकती है सिर्फ बेटर पॉलिटिक्स की वजह से। मतलब बेटर पॉलिटिक्स ही बैड पॉलिटिक्स को सोल्व कर सकता है या हटा सकता है। व्हाट इज़ पार्टीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ पार्टीशन। पार्टीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिल ही जाता है। पार्टीशन क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी पार्टी ग्रुप से स्ट्रांगली कमिटेड हो। एक एग्जांपल दे के बताता हूँ मैं। कई लोग बोलते हैं कि पार्टी फोर्स करती है, तो उन्हें फोर्स नहीं करती। अब सोचिए एक बच्चा है, वो उसका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, तो वो उसको क्या हुआ, वो विराट कोहली के लिए एक पार्टीशन हुआ। अब वो विराट कोहली चाहे अच्छा खेल रहा हो या फिर बुरा खेल रहा हो,
वो सिर्फ विराट कोहली को ही सपोर्ट करता है और किसी क्रिकेटर को सपोर्ट नहीं करता, तो वो उसके लिए एक पार्टीशन हुआ। विराट कोहली का काम क्या है? विराट कोहली तो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा विराट कोहली तो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा और उस बच्चे का काम है उसे सपोर्ट करना। विराट कोहली थोड़ी कह रहा है कि वो उसे सपोर्ट कर, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर प्रभावित है, तो वो उसके लिए एक पार्टीशन हुआ। तो अ पर्सन वो स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी कांग्रेस का हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे कांग्रेस पार्टी बेकार काम कर रही हो या फिर अच्छा काम कर रही हो। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए पार्टीशन हुआ। सो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाती है पार्टीशनशिप। व्हाट इज पार्टीशनशिप? जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय ए टेंडेंसी टू टेक ए साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। पार्टीशनशिप को हमने एक टेंडेंसी की मार्क कर दिया है जो कि एक ही पार्टी की साइड लेती है और अनबैलेंस्ड व्यू देखती है। ये लिखा हुआ इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू, एक बैलेंस्ड व्यू लेने में वो असमर्थ है। अब वो कोई भी है, पार्टीशन है कोई भी, समझिए वो अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। अब वो चीज़ों को ये थोड़ी ना देखेगा कि ये गलत तो मेरी पार्टी कर रही है, ठीक उसकी पार्टी कर रही है। वो चाहे उसकी पार्टी अच्छा काम कर रही हो या फिर बुरा काम कर रही हो, वो अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। अब अगला आता है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल साइंस का, तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जैक्टली होती क्या है। तो आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जैक्टली होती क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who कम टुगेदर विद द सेम आइडियोलॉजी। ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि सेम आइडियोलॉजी के साथ उतरते हैं, यानी सेम विचारधारा के साथ वे आते हैं। और इट कंटेस्ट इलेक्शंस टू होल्ड पावर। इनका काम क्या होता है कि ये कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को सरकार की पावर को होल्ड करने के लिए। सो दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब जानते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो लीडर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर होगा, जैसे कि बीजेपी का लीडर मोदी है। एक्टिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि एक्टिव मेंबर्स जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे जो है नीचे उनके एक्टिव मेंबर्स काम करते हैं। और फॉलोवर्स यानी कि जनता, जो जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करता है वो फॉलोवर हो गया। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी थी। अगर वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखे, ये लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपको ये 3 या 4 नंबर पूछ ले तो इनके आगे एक एक लाइन भी आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लीडर लिख कर उसके आगे व्हाट इज़ लीडर, एक्टिव मेंबर्स की व्हाट आर एक्टिव मेंबर्स है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स, इनके आप एक एक लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं उनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। मेक लॉज, इट कंटेस्ट इलेक्शंस, मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पार्टीज who lose the election play the role of opposition, forms and run government, shares public opinion। और जो ये फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाला क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको मेन तो यही 2 ही चीज़ें, मतलब फंक्शन, मेन तो काफ़ी और भी चीज़ हैं लेकिन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो फंक्शंस हैं और इनके जो चैलेंजेस हैं। फंक्शंस क्या क्या इनके बारे में अच्छी चीज़ है या फिर क्या इनके काम हैं। तो मेक लॉज, नए नए कानून बनाते हैं। कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव कंटेस्ट करवाते हैं। मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, नई नई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। पार्टीज who लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। जैसे कि अब कंटेस्ट हुआ 3 पार्टियों के बीच में हुआ, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। अब जीत गई बीजेपी, 3 पार्टी में से बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी क्या हुई, रूलिंग पार्टी हुई। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या हुई, वो अपोजिशन पार्टी हुई। तो ये कह रहे कि पार्टी वो लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हार गई तो वो बीजेपी के लिए अपोजिशन पार्टी हुई। और अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, सरकार बनाती है और उसको चलाती है। शेयर्स पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय को शेयर करती है, उन पर वर्क करती है।
उनकी डिमांडों को सुनती है और उन पर भी काम करती है। इसमें एक पॉइंट और आना है बेसिकली कि इट वर्क्स ऑन मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि आप जानते हैं नई नई योजनाएं चलाते रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये नई नई जैसे गरीब लोगों को भोजन देना, मिड डे मील, बहुत सारी नई नई वेलफेयर स्कीम्स जो है पॉलिटिकल पार्टी चलाती रहती है। अब आ गया जैसे कि मैंने पीछे बताया व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब जो पार्टी इलेक्शन में हार गई, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बताया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब हार गई इलेक्शन में, तो अब उनका क्या काम है। अब वो ये तो है नहीं कि वो एक दिन कल फिर से आएंगे लड़ने के लिए, कल फिर से, कल हार गए तो फिर परसों आएंगे, ऐसे तो है नहीं। हर चार हर मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो ये तो है नहीं कि वो रोज़ रोज़ इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो इन 5 सालों में उनका क्या काम रहेगा, तो इन 5 सालों में वो कोशिश करेगी कि वो अपनी पार्टी को ग्रो करे, जितना हो सके वो अपनी पार्टी को ऊपर ले जाए। तो अब उनका रोल देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिंग पार्टी, वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़। अब रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो भी अपने व्यूज़ रखेगी, ओपोजिशन पार्टी उससे उल्टे यानी कि उससे अलग व्यूज़ रखेगी। उससे क्या होगा, उससे जो लोग हैं वे थोड़े से डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, मतलब वे सोचेंगे कि ये पार्टी तो कुछ अलग कह रही है, जो ओपोजिशन पार्टी है वो कुछ अलग कह रही है। सेकेंड पॉइंट है क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज़। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उनके फेलियर पे और रॉन्ग पॉलिसीज़ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कांग्रेस अक्सर बीजेपी की बुराई करती रहती है, उनको क्रिटिसाइज करती रहती है। मोबिलाइजिंग अपोजिशन ऑफ टू द गवर्नमेंट, ये बता दिया वही पॉइंट। हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को सुधारने के लिए भी काम करते हैं, ये नहीं कि सारे नेगेटिव ही करेगी, कुछ पॉजिटिव भी करती है। मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाती है। ये अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, ये आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ना पड़ेगा और उसकी वीडियो भी जल्दी आप इस चैनल पर आने वाली है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर द इमर्ज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम किसी लीडर को इलेक्ट करते हैं और फिर वे लीडर नई पॉलिसीज़ या फिर लॉज बनाते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें हम डायरेक्टली वोट देकर लॉज या फिर पॉलिसीज़ बनवाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी क्या होती है। इनका पेपर में डिफरेंस भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, अब नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरतें क्या हैं, तो ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को। थर्ड, टू मेक पॉलिसीज़, जैसे कि हमने पहले पढ़ा ये पॉलिसीज़ बनाती है। फोर्थ, जस्टिफाई और अपोज द पॉलिसीज़, अब जो पॉलिसीज़ आती हैं अगर वो गलत है या फिर सही है तो उन्हें जस्टिफाई करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है और अपोज करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। अगर वो पॉलिसीज़ उन्हें गलत लग रही हैं तो वे उन्हें अपोज करेंगी, और अगर वो ठीक है और लोग उन्हें गलत करें तो उन्हें वे जस्टिफाई करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वट विल हैपन व्हेन देयर विल नो पॉलिटिकल पार्टी, क्या होगा जब हमारी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। नो कैंडिडेट विल मेक प्रोमिस टू द पीपल, कोई भी कैंडिडेट किसी भी आदमी से किसी भी तरह का प्रोमिस नहीं करेगा। द यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विल बी ज़ीरो, जो गवर्नमेंट की ज़रूरत है हमें वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, गवर्नमेंट फिर किसी काम की नहीं रहेगी। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू वर्किंग फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए काम करने में कोई भी आदमी जिम्मेदार नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारी रूलिंग पार्टी कौन है, हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी कौन हुई, बीजेपी हुई। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बीजेपी के ऊपर है, वो कोई भी लॉज बना रही है, पॉलिसी बना रही है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज़ हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि टोटल पार्टीज़ बताइए, रिकॉग्नाइज्ड, नॉन रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड, सब मिला के टोटल पार्टीज़ 2858 है, यानी कि 2858 पार्टीज़ हैं। तो उसमें आपको 2858 पार्टीज़ लिखना है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पार्टी पूछे
तो मोर देन 750 पार्टीज़ आपको लिखना है, जैसा कि अब हम पढ़ेंगे। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 750 से भी ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन ये सारी सीरियस कंटेंडर्स नहीं है इलेक्शन में। यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस। कुछ ही पार्टीज़ हैं जो कि इफेक्टिव होती है रेस में। अब जैसे कि 750 पार्टीज़ नाम देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि इतनी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन आप इलेक्शन में देखते हो कि कुछ ही पार्टीज़ का नाम सुनने में आता है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस, नॉर्मल कांग्रेस, बीजेपी। ये कुछ नॉर्मल पार्टीज़ हैं, यही इफेक्टिव होती हैं। जो बाकी की पार्टीज़ है वे सीरियस कंटेंडर्स नहीं है कई बार, तो वे कंटेस्ट भी नहीं करती हैं इलेक्शंस को। वट इज़ कोalition गवर्नमेंट और वट इज़ अलायंस गवर्नमेंट। तो अब समझते हैं कोalition गवर्नमेंट और अलायंस गवर्नमेंट क्या होती हैं। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इनमें क्या होता है कि एक किसी रूलिंग पार्टी को हराने के लिए मल्टी पार्टीज जॉइन हैंड्स कर लेती है, यानी कि मिल जाती हैं। जैसे कि आपने अभी इलेक्शंस में देखा होगा, बीजेपी को हटाने के लिए बहुत सारी पार्टीज आपस में मिल गई थी। तो अब आप पूछेंगे कि अलायंस और कोalition में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर कोई बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन से पहले मिलकर उसके खिलाफ उतरती हैं तो वो होगी हमारी अलायंस गवर्नमेंट। लेकिन कोई मल्टी पार्टीज़ हैं बहुत सारी, वे इलेक्शन के बाद अगर मिलती हैं तो वो होगी कोalition गवर्नमेंट। सिर्फ इनमें डिफरेंस इतना सा है कि जो इलेक्शन से पहले मिल जाती है मल्टी पार्टीज़ वे तो अलायंस गवर्नमेंट हो जाएंगी, और जो पार्टीज़ इलेक्शन होने के बाद मिल जाती हैं उसे कोalition गवर्नमेंट कहती है। जैसे वोट के कहते हैं ना अन्य अन्य, वो जुड़ जाता है तो वो कोalition हुआ एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल सी बात है, एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कंट्री सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से ही रूल्ड होती है। मतलब पूरे इलेक्शन में ही एक पार्टी होती है, कंटेस्ट भी एक ही पार्टी करेगी, रूल भी एक ही पार्टी करेगी, फॉर्म भी एक ही पार्टी करेगी, सब कुछ वन पार्टी करेगी। और इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ के जो शी जिनपिंग हैं वो ही इतने साल से क्यों है, कोई नया क्यों नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब आता है टू पार्टी सिस्टम। It is a system of government where two major political parties consistently dominate the political landscape। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहाँ पर सिर्फ कंपटीशन ही दो पार्टीज़ के बीच में हो। कंपटीशन दो पार्टीज़ के बीच में होगा, उनमें से एक जीत जाएगी। जैसे कि ट्रम्प था, ट्रम्प जब बना तो उसके भी दो दो पॉलिटिकल पार्टीज में वो हुआ था, तो उनमें से कोई एक जीती थी। तो इसके एग्जांपल्स हैं यूएसए एंड यूके। यूएसए एंड यूके ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। अब आगे आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम इफ़ गवर्नमेंट इन विच मैनी पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। यहाँ पर थोड़ी शायद ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई है। तो ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ खड़ी होती है इलेक्शन में और उनमें से कोई एक पार्टी जीतती है। जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं बहुत सारी पार्टी होती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और भी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। इंडिया एंड फ्रांस आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये बता दिया, इंडिया एंड फ्रांस मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जांपल हैं। अब पढ़ते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो कि लोकसभा के टोटल वोट्स में से 6% सिक्योर कर ले या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट और 4 सीट्स लोकसभा में अपनी सिक्योर कर ले। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन लोकसभा। ये क्राइटेरिया है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्राइटेरिया क्या है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर किसी को बनानी है तो उसको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स सिक्योर करनी पड़ेगी और 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन जीतने पड़ेंगे और
लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट्स उसकी होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया क्या होता है? अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड एट लीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक पार्टी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स होनी चाहिए और 6% ऑफ टोटल वोट्स होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो ये होता है हमारा स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टी। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में मेनली फंक्शन और चैलेंजेस का ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 4 मेन चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी की हमारी देश में कमी है। जैसे कि कहते हैं ना, करप्शन बहुत है, तो करप्शन इसी वजह से है क्योंकि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी में कमी है। सेकंड इज डायनेस्टिक सक्सेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वे अपने ही किसी रिलेटिव फ्रेंड को इलेक्शन में ले आते हैं। जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी को देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी में कितने सालों से गांधी परिवार का रूल है। अब ज़रूरी नहीं है वे गांधी परिवार सारे जो है ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, जैसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जैसे कि अपने ही किसी रिलेटिव को पॉलिटिकल पार्टी में लाना, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन है। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनको भी चांस नहीं देते, बल्कि अपने रिलेटिव को या फिर अपने बेटे को चांस दे देते हैं। मनी एंड मसल पावर। आज के टाइम में जिसके पास मनी है वो कुछ भी कर सकता है। मनी एंड मसल पावर। कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वे मनी देकर इलेक्शन को जीत जाते हैं या फिर वोट गेन करते हैं, जो कि गैर कानूनी होता है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब आप सभी ने देखा होगा इलेक्शन से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आपके शहर में रोड बनवा देंगे, हम पानी की कमी नहीं होने देंगे। बहुत सारे वादे करते हैं जिनसे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें वोट दे देते हैं। लेकिन इलेक्शन को जीतने के बाद वे आपके इग्नोर करते हैं आप सभी को। वे आपकी मतलब कोई, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपको इग्नोर कर देती हैं और कुछ उन पर वर्क करती हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें इग्नोर करती हैं, तो इसलिए चैलेंज आया है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब वे कभी भी सच्चा वादा आपसे नहीं करती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये 4 चैलेंजेस थे। आई होप आपको ये चैलेंजेस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और एक और चीज़ थी जो शायद मैं लिखना भूल गया कि डिफेक्शन क्या होता है। ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज़ डिफेक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ डिफेक्शन होता क्या है। जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी को छोड़ के क्यों जाता है? अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसको लग रहा है कि उसकी पार्टी हारने वाली है या इस साल हारेगी, तो वो अपनी पार्टी को चेंज कर लेगा, तो उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। और इसमें और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखेंगे। नहीं तो आप खुद भी उन्हें एनसीईआरटी में से देख सकते हैं कि आप ये याद कर लीजिए कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनका दिया हुआ है। और रीजनल पार्टीज़ का मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में करा ही दिया था। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म। टाटा बाय बाय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और बहुत सारा 10th क्लास का कंटेंट ऑन द वे है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाटा बाय बाय।